Assalamu alaikum. How are you, dear students? I am Sir Irfan, your English teacher, and we have started the series of English lectures for your continuity of your studies. So, to keep this thing in mind, I am going to introduce with second lesson of our text today, and that is the Wise Caliph. I hope you have books in your hands, so please be with me. We are going to discuss about the central idea of the lesson, the main themes, and the word meaning. I mean the antonym and synonym, which are most important in this lesson. And there, of course, there would be a little bit grammatical portion included in this lecture. And moreover, we would also discuss the main questions and their answers in this video lecture. So please be with me. First of all, I am going to begin with the introduction that we have 10th class students from Hyderabad board, and I am your teacher Sir Irfan. So we are going to begin with this lesson. As I told you, the Wise Caliph. This is the second lesson of our textbook. So I write here that is chapter 2. Okay, and in this slide I have also given my email ID anglicanirfan1234@gmail.com. as you can send me your queries, your questions regarding our subject. So I'm going to begin with the central idea. You know, the central idea of this lesson or of this story is this. I'm going to read first and I would make you understand. The lesson the Wise Caliph teaches us that if someone is dishonest to you and treats you in the bad manner, you should not treat him in the same manner in which he behaved. Okay? फिर हमें क्या करना चाहिए? The best revenge for a bad deed is a good deed. जो बुरा करते हैं उनसे आप अच्छा करें, एक यही बड़ा ज़बरदस्त इंतकाम है। जैसे हमने देखा कहानी में, आपके पास बुक मौजूद है, कहानी बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि एक बेगर होता है, एक कैलिफ होता है, एक अमीर आदमी होता है। अमीर आदमी से बेगर घोड़ा लेता है, फिर उसको वापस नहीं करता, क्लेम करता है कि ये घोड़ा मेरा है। उसी तरीके से गरीब आदमी और अमीर आदमी दोनों भी अपने अपने मौक़िफ़ बयान करते हैं कैलिफ के सामने। फिर क्या होता है, स्टूडेंट को पता है कि घोड़े को हाथ दोनों लगाते हैं। कैलिफ हुक्म देता है कि भाई पहले जो फ़कीर है वो घोड़े को हाथ लगाए, देखते हैं कि अगर घोड़ा उसका हुआ तो उसके पास आएगा। लेकिन क्या होता है, जब घोड़े को हाथ लगाता है तो घोड़ा उसके पास नहीं आता, ताकि और ये एक्शन ये शो करता है कि मालिक तो नहीं है फ़कीर इस घोड़े का, क्योंकि हम जिस जानवर से मोहब्बत करते हैं जब उसके करीब आते हैं या जाते हैं तो वो भी हमारे करीब आता है, ताकि वो जो देखने वाले लोग होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो जानवर है ये वाकई किससे ताल्लुक़ रखता है। सही है। उसी तरीके से जब अमीर आदमी घोड़े को प्यार से हाथ फिराता है तो वो आवाज़ें निकालता है और ये दुनिया को बताता है, लोगों को बताता है कि मेरा मालिक जो है वो अमीर आदमी है। ठीक है, आई होप दिस आइडिया इज़ क्लियर। तो एंड में जो हुआ कि उन्होंने कहा, अमीर आदमी ने कहा कि चलो भाई, इससे जो फ़कीर है बेगर इसको कुछ पैसे भी दे देते हैं उधर सफ़र करने के लिए। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया भी है, ये हमारी थीम भी है मेन, और ये हमारी समरी भी होगी लेसन। ठीक है, अब मैं आऊँगा जो हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट हो रहा है सेंट्रल आइडिया के बाद, वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। सवाल पहला हमारे एग्ज़ाम में भी आता है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, वो ये है कि व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर। अच्छा, ये जो है वाइस कैलिफ की बात मैंने की थी, वो कैलिफ का नाम क्या था? हारून रशीद। ठीक है, ये था कैलिफ हारून रशीद। तो सवाल पहला ये पूछ रहे हैं कि कैलिफ हारून रशीद, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नोन, किसके लिए पहचाना जाता था, वो मशहूर क्यों था, लोग उसकी क्यों इज्जत करते थे?
ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसका जवाब तो डेफिनेटली इजी है, वो ये है कि कैलिफ हारून रशीद वाज फेमस फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस। ये दो बातें आपको याद रखनी है, विजडम और जस्टिस की वजह से वो बड़ा मशहूर था। आगे मैं इसको प्रोसीड करूँ। The caliph was wise in that manner as he used to disguise himself to know the problems and difficulties of the subject more freely and accurately. रात को अंधेरे में जाना, शहर को विजिट करना, बहरूपी रूप में जाना और देखना कि लोग किस तकलीफों से, मसाइल से गुजर रहे हैं। और ये एक सच्चे और ईमानदार हुक्मरान का काम होता है कि वो अपने लोगों की खैर खैरियत भी मालूम करता है रात के अंधेरे में। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि वो वाइस भी था और वो जस्ट भी था, इंसाफ करने वाला भी था। तो ये पहले सवाल का जवाब होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद? वो बगदाद की गलियों में क्यों गया? आप अंदाजा लगा सकते हैं वो क्यों गया? एनी गेसेस? आप गेस कर सकते हैं? यस, आप गेस कर सकते हैं। वो इसलिए गया था स्ट्रीट्स में बगदाद की, ताकि वो आम जो बंदे हैं वहाँ पे उनसे घुल मिल जाए और उनसे फर्स्ट हैंड नॉलेज ले उनकी डिफ़िकल्टीज़ की, ठीक है। और वो ये जान सके कि उनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, ताकि उनको एक्सपीरियंस वो हासिल कर सके। अब इसकी इंग्लिश आपकी स्लाइड्स में लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 की, वो ये है, मैं इसको रेंडमली पढ़ लूँगा, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। He would go through the streets of Baghdad to mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties. He believed that by adopting the common lifestyle, he experienced the problems in true sense. I hope this is clear. Now moving to the question number 3. This is continued, slide is continued, okay. The question number 3 is, what did the काजी say to the caliph? वो जो काजी था जो केस लेके गया था कोर्ट में, उसने क्या कहा कैलिफ को? जवाब ये होगा कि फर्स्टली काजी अप्रोच टू द कैलिफ, सैल्यूटेड हिम, यस, एंड प्रेजेंटेड अ पजल्ड केस। एक कॉम्प्लेक्स था, एक बड़ा मुरझा हुआ सा केस लेके गया था काजी कैलिफ के साथ, सलाम किया और कहा सर ये केस है, इसका केस क्या है देखते हैं। विच द काजी कुड नॉट सॉल्व, काजी खुद वो सॉल्व नहीं कर सका जब भी वो गया था कैलिफ के पास। उसके बाद क्या है, द मिस्ट्री वाज डिस्टर्बिंग द काजी बिकॉज द टू मेन वर क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द सेम हॉर्स। जैसे सेंट्रल थीम में मैंने आपको बताया कि केस की जो मिस्ट्री थी, राज था, वो ये था कि एक घोड़ा था जिसके दो मालिक थे, एक कह रहा था कि ये मेरा है, दूसरा कह रहा था कि ये घोड़ा मेरा है। अब काजी को ये बात समझ आई नहीं, तो काजी कहाँ गए? कैलिफ के पास। ये था इस सवाल का कि व्हाई डिड द काजी से टू द कैलिफ, कैलिफ को काजी ने क्या कहा? तो काजी ने यही कहा कि ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, मुझे समझ नहीं आया। ओके, मोरओवर व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर? अब बेगर और रिच मैन, वो जो मैंने आपको पहले बताया स्लाइड में, ठीक है, उनके बीच में क्या झगड़ा था? ओके, पढ़ते हैं, जवाब देखते हैं इसका। द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर बिकॉज ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर उनका झगड़ा था। बोथ ऑफ देम वर क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ हॉर्स प्लस अक्यूजिंग ईच अदर ऑफ रॉबरी। दोनों कह रहे थे कि ये घोड़ा हमारा है, वो कह रहा था मेरा है, और प्लस में एक दूसरे के ऊपर वो इल्जाम भी लगा रहे थे रॉबरी का, स्नेचिंग का, किसने मुझसे छीना है, चोरी की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द रिच मैन टेल द कैलिफ? अब पहले आती है रिच मैन की बात, उसने कैलिफ को क्या बताया? The rich man told the caliph that he was riding toward the city. On this way he saw a beggar who asked for a ride up to city gate. Afterward the beggar refused to get down from the horse and claimed that the horse was his. ये कैसे हो सकता है? अब आप खुद देखें कि रिच मैन ने कैलिफ को कहा कि भाई मैं जो था, मैं राइड कर रहा था, सिटी की तरफ जा रहा था अपने घोड़े पे, अचानक रास्ते में एक बेगर मिल गया, उसने मुझे पूछा कि मुझे एक चक्कर लगाने के लिए अपना घोड़ा दो। जब मैंने उसको चक्कर लगाने के लिए घोड़ा दिया तो वो उतर ही नहीं रहा था, वापस कह रहा था कि ये घोड़ा मेरा है। तो ये था 5वीं का आंसर, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द बेगर टेल द कैलिफ?
अब ऊपर हमने पढ़ा रिच मैन ने क्या कहा कैलिफ को, नीचे पढ़ेंगे उसका मौक़िफ़ बेगर का। ओके, द बेगर टोल्ड द कैलिफ दैट ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी ऑन द हॉर्स। That morning the beggar was riding to the city and saw the rich man walking along the road. Walking along the road, okay, he asked for a for a lift because he was in hurry, but afterwards refused to discount, claiming that the horse belonged to him. अब ये देखें अक्लमंद बेगर जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि बहुत सारी मैंने पैसे खर्च किए इस घोड़े के ऊपर, और सुबह का टाइम था, मैं राइड कर रहा था, सिटी की तरफ जा रहा था, तो मैंने एक अमीर आदमी देखा, वो रोड की तरफ वॉक कर रहा था, उसने मुझे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे घोड़ा चाहिए, तो मैं उतरा और मैंने उसको घोड़ा दिया। अब ये कह रहा है कि घोड़ा मेरा है। अब ये अब आप खुद देख रहे हैं कि ये जो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जो किस्सा है बेगर का, एक अमीर आदमी का, घोड़े के ऊपर झगड़ा, फिर काजी की बात, कैलिफ की बात, ये सारी बातें आज हमारे माशरे में भी मौजूद हैं। आप देखेंगे कि लोग ऐसा करते हैं, आपसे चीज़ लेंगे फिर कहेंगे कि ये चीज़ उनकी आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये वक्त की बात है, वक्त का तकाजा है कि आज भी ये अपील करती हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो ये है कि वाई डिड द बेगर रिफ्यूज टू गो डाउन द हॉर्स। बेगर ने क्यों इनकार किया था घोड़े से उतरने से। जवाब, द बेगर रिफ्यूज टू गेट डाउन द हॉर्स बिकॉज ही वांटेड टू रॉब द रिच मैन ऑफ हिज हॉर्स। He also fabricated a false story to claim his ownership. सिंपली वो छीनना चाहता था, इसलिए उसने एक मनगढ़ंत किस्सा बना लिया। ओके, 8वां क्वेश्चन, व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन द बेगर टच्ड इट। ये बात मैंने आपको पहले बताई कि टच करने से क्या होता है। जानवर जो अपना होता है, पालतू जानवर हम पालते हैं, कुत्ता हो, भेड़ हो, बकरी हो, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनको हाथ घुमाते हैं प्यार से, तो वो हमारी तरफ आते हैं, वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ सवाल 8वां ये है कि बेगर के टच करने से क्या हुआ। आंसर ये देखेंगे कि when the beggar touched the horse it winced as if it didn't like the touch of his hand। ये जो winced से ऐसी आवाज निकालना जिसे शो होता है कि इसका मालिक नहीं है, और this reaction of the animal show that it was not owned by the beggar। और इसी रिएक्शन ने ये शो किया कि ये बेगर का घोड़ा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब कि व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन द रिच मैन टच इट। अब जब अमीर आदमी उसको टच किया तो घोड़े ने क्या किया, इसका जवाब क्या होगा। व्हेन द रिच मैन टच द हॉर्स इट नेड एंड इट स्नोर्ड विद प्लेजर। दिस रिएक्शन ऑफ द हॉर्स proves the true ownership of the rich man। When the rich man touched the horse it neighed and snorted with pleasure। This reaction of the horse proves the true ownership of the rich man। जब अमीर आदमी ने इसको टच किया घोड़े को, तो उसने आवाज़ निकाली प्यार मोहब्बत से, प्लेयर से, और ये फील हुआ कि ये घोड़ा इसका है। लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, व्हाट डिड द कैलिफ से टू द बेगर। कैलिफ ने बेगर को क्या कहा। जवाब क्या होगा। द कैलिफ प्रोनाउंस्ड द बेगर दैट ही वाज अ लॉयर एंड विक्ड मैन एंड बाय फॉरगिविंग हिम asked him to beg the pardon of the rich man। Afterward the rich man forgave him। कैलिफ ने कहा कि भाई तुम झूठे हो, मकार हो, अब तुम अमीर आदमी से माफ़ी मांगो। उसने माफ़ी मांगी और फिर अमीर आदमी ने उसको माफ़ कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 10 सवाल, ठीक है, हमारे लेसन के। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ चीज़ें और डिस्कस करूँगा, आप मेरे साथ रहिएगा। वो ये हैं सेंटेंसेस। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे आपके स्लाइड के सामने होंगे, अफोर्ड, पजल, डिस्गाइज, डिस्प्यूट एंड लैंड। ये आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करने होंगे। यहाँ पे मैंने इनके सेंटेंस लिखे हुए हैं, लेकिन ये तो मैंने लिखे हुए हैं, आप भी लिखें, मुझे ईमेल करें, मैं देखूँ आपकी लैंग्वेज, आपकी ग्रामर, ठीक है। तो ये मैं आपको रैंडमली पढ़ के बताऊँगा। अफोर्ड, आई कांट अफोर्ड सच अ हेवी एक्सपेंस। अफोर्ड की मीनिंग क्या है कि भाई किसी चीज़ के लिए वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब उसका अदा कर सकते हैं, तो अदा ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैंने ये कहा कि मैं हैवी जो प्राइस है, एक्सपेंस चीज़ है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब मेरी लिमिट नहीं है इतनी जेब में, मेरी इतनी वो हैसियत नहीं है कि मैं चीज़ अफोर्ड कर सकूँ। तो ये इसकी मीनिंग होगी, यूज़ भी होगा सेंटेंस में। दूसरा जो वर्ड है वो है पजल। अली वाज पजल विद द सम इतना था, पैसे इतने थे कि अली कंफ्यूज हो गया, पजल। डिस्गाइज की मीनिंग आपको पता है, तो उसका जुमला में लिखूंगा और मीनिंग भी बताऊंगा, वो यही है कि छुप जाना, भेस बदलना। द मैजिशियन डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ वुमन इन अ सेकंड। मतलब एक सेकंड में
जो जादूगर था उसने खुद को एक औरत कर दिया, डिस्गाइज होगा उसमें। डिस्प्यूट मीन झगड़ा। द कश्मीर डिस्प्यूट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बोन ऑफ कंटेंशन एक इडियम है कि झगड़े की जड़ वो क्या है, कश्मीर है। किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लैंड है, प्लीज लैंड मी योर फिजिक्स बुक, उधार देना, मुझे अपनी फिजिक्स की बुक उधार दो। ये थे 5 जुमले जो मैंने आपको बताए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ वर्ड, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सिनोनिम एंटोनिम, लेकिन यहाँ हमारे पास सिनोनिम मौजूद है। सिनोनिम बोलते हैं कि सेम वर्ड सेम मीनिंग, उस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग, वर्ड मीनिंग सेम वर्ड डिफरेंट होगा। तो शिवर मीन्स वो जो सर्दी में हम शिवरिंग करते हैं, क्या कहते हैं वो, टांगे लपकती हैं लटकती हैं, क्या वो उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, शेवरिंग करना, आपको पता है। तो वो उसके सिनोनिम होगा ट्रेम्बल। उसके बाद दूसरा वर्ड है एस्टोनिश, हैरान हो जाना, अमेज। किलिंग, पकड़ के रखना, स्टिक। रिक्वेस्ट करना, उसका सिनोनिम होगा बेग। स्टिफन मीन्स हार्डन, सख्त। स्टिफ है ये बहुत सख्त है। सेवियर मीन्स सख्त, ये भी स्टर्न है लेकिन इनकी यूजेज अलग होगी। अटरली मीन्स कंप्लीटली। डिस्गाइज मीन्स छुपना, हाइड करना। ऑब्वियस मीन्स क्लियर। पजल मीन्स कंफ्यूज। मिंगल मीन्स मिक्स। अब इनके भी आप जुमले बना सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं। अच्छा, और इस लेसन में हमें ये भी मिल रहा है कि जो वर्ब होते हैं उनके नाउन कैसे बनते हैं। ये हमने क्लास में भी पढ़ा था जनवरी फरवरी में, आपको याद होगा। मैट्रिक के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो बच्चों देखें, बेग का, बेग इज वर्ब, इसका नाउन होगा बेगरी। लिव इज अ वर्ब, लाइफ इज नाउन। लैंड वर्ब, डोन इज नाउन। बिलीव वर्ब, बिलीफ इज नाउन। प्लीज वर्ब, pleasant is noun. Give verb, gift is noun. Speak verb, speech is noun. So this is clear now, I hope. Now let's come to the composition, means last main part of the lecture. ये कंपोजिशन दी जाती है लेसन में, इसका हम डिस्क्राइब करेंगे। ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैं आपसे होमवर्क कराना चाहता हूँ, आप इसको पढ़ भी लें भले। सपोज करिए मैंने आपके लिए सवाल लिखा है कि डिस्क्राइब द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द पुअर बेगर एंड हाउ डिड द कैलिफ प्रूव दैट द बेगर वाज अ लायर। इसका जवाब भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब आप खुद मुझे लिख के अपनी लैंग्वेज भेजेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर है, पहले मैं क्लियर कर चुकी हूँ, तो इसलिए इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कंपोजिशन है तो आप लिखेंगे तो इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख के भले ये पढ़ें, लेकिन पैराफ्रेज करके मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर सेकंड है कि मोरल ऑफ लेसन क्या है। ये भी आप देखें कि लेसन का मोरल क्या है, कि जो डिसनेस्ट आपके साथ डिसनेस्ट करता है तो आप उसको कैसे आप इसके साथ करते हैं। आई मीन जो बुराई करे उसके साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, उसके साथ अच्छाई करनी चाहिए। ये इसका मोरल है जो कि मेन थीम है। ठीक है, आई होप द लेक्चर इज क्लियर एंड इंशाल्लाह हम अगले स्लाइड्स में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, आई मीन टू से। एंड थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे and please do your homework in time and send me via my email ID. Thank you. Allah Hafiz.